जागरण संवादी में दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है और अलग अलग शहरों में दैनिक जागरण ने ये संवाद की जो परंपरा शुरू की है वो आज दिल्ली विश्वविद्यालय में है और नौजवान छात्र सब बैठे हुए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और चर्चा हम शुरू करते उसके पहले एक शब्द दे दिया है विवेक जी ने। हमारे साथ 3 लोग हैं चर्चा के लिए। प्रोफेसर बद्री नारायण जी हैं, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट प्रयागराज के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं जेएनयू के, और प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी। जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उस विषय के ये तीनों लोग महारथी हैं, विद्वान लोग हैं, और आज के समय में वो तीनों शब्द हमारे समाज राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ तक कि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उन परिणामों की भी धुरी कही जाती है कि जो 3 शब्द हैं, दलित, संविधान और आरक्षण। अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय भी दिया जिसमें आरक्षण में उपवर्गीकरण का एक निर्णय है। कई बार ये भी सवाल होता है कि जो संविधान सभा में उस वक्त जो अंग्रेजों ने जिनको अछूत मानी जाने वाली जातियों को कहा कि इनको कुछ आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ आगे ले आने की व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारी संविधान सभा में उसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के तौर पर चिन्हित किया। हालांकि जो संविधान निर्माता थे, जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो उस नाम से उनको नहीं बुलाते थे, वो पिछड़ा वर्ग कहते थे। एक कहते थे कि पिछड़ा हुआ समाज है जिसको हमें आगे लाना है। तो और भी बहुत सी बातें हैं वो हम आगे करेंगे, लेकिन दलित, संविधान और आरक्षण, इसका अंतर संबंध आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा, आप कहें कि आक्रोश लाता है, आप कहें कि सबसे ज़्यादा चिंता पैदा करता है, आप कहें कि सबसे ज़्यादा भरोसा दिलाता है और सबसे ज़्यादा मंथन की ज़रूरत है। तो मैं प्रोफेसर बद्री नारायण जी से शुरू करता हूँ। सर, दलित, संविधान और आरक्षण, अंतर संबंध से शुरू करें। विवेक जी से कर देते हैं, ठीक। वैसे विवेक जी ने कहा था कि वो नहीं, विवेक जी शुरू करते हैं। विवेक जी शुरू करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो वो है, क्या बोलते हैं, होस्ट, उसकी आज्ञा सर आंखों पर। नहीं, आज्ञा तो है ही नहीं। आज्ञा ही नहीं, ठीक है, आपसे शुरू करते हैं विवेक जी से। प्रोफेसर विवेक कुमार। सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण को जो है साधुवाद या धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस परंपरा को, जिस परंपरा से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, कि एक संवाद, डायलॉग बिटवीन दी रीडर्स ऑफ दी, मतलब जो दैनिक जागरण के रीडर हैं, और उसमें कभी कभी हम लोग भी लिख लेते हैं और वो हमको स्थान देते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है। और मुझे लगता है कि एक नवीन संकल्पना उन्होंने शुरू करी है अपनी, कि इस तरह के टॉपिक पर भी वो डिस्कशन कराते हैं, चाहे वो लखनऊ में हुआ हो, चाहे वो बिहार में हुआ हो, पटना में हुआ हो, चाहे दिल्ली में हुआ हो, लेकिन वो ये मौजू रखते हैं। इसके लिए मैं उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं, और कम से कम एक बार ताली उनके लिए तो बजानी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। और जैसा कि टॉपिक है दलित और संविधान और आरक्षण, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बाद वाला शब्द है आरक्षण, उस पर शुरुआत करके मैं दलित पर आऊँगा। एक बात सिंपल सी है, ये जो शब्द है, दिस इज़ ए मिसनॉर्मर। ये वास्तविकता में संविधान की धारा 335 में नहीं निहित है, और ये केवल संविधान की धारा 330 और 332 में निहित है, जो शब्द आरक्षण का प्रयोग किया गया। और इसलिए आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये मैं बात कहना चाहता हूं। आरक्षण प्रतिनिधित्व का खेल है। प्रतिनिधित्व सत्ता की सभी संस्थाओं में, यहां तक कि शिक्षा की संस्थाओं में और संसाधन, इन सब के अंदर अगर प्रतिनिधित्व मिले, उन समाजों को, जिन समाजों को हजारों वर्षों से
उनकी अस्मिता के आधार पर एन केन प्रकारेण बहिष्कृत किया गया, पृथक किया गया। और इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने यद्यपि समता का भाव तो कहा, इक्वालिटी प्रियम्बल में दिया, लेकिन उन्होंने कहा इक्वालिटी अगर हम केवल संविधान के प्रारूप में देंगे तो ये केवल एक स्लोगन बन जाएगी। और इसलिए उन्होंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी दी आर्टिकल 16 के तहत। और उतना ही नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बाद उन्होंने इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, यानी कि जो हमारी समता है उसका ताना बाना क्या होगा। क्योंकि अगर हम ऊर्ध्वाधर समाज में समानता को लागू करेंगे तो ऊर्ध्वाधर समाज में जो पहले से आगे हैं वो और आगे निकल जाएंगे। और इसलिए हमें समानता की अवस्था भी पैदा करना पड़ेगा उन समाजों के लिए जिनको पृथक किया गया, जिनको अधिकारों से वंचित किया गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो संविधान है उसने पहली बार आकर के प्रतिनिधित्व की बात करी। लेकिन अफसोस साथियों ये है कि 74 वर्ष के संविधान के लागू होने के 74 वर्ष बाद भी क्या सचमुच प्रतिनिधित्व मिला है। मैं सत्ता की 7 संस्थाएं लेता हूं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, सिविल सोसाइटी और यहां तक कि इंडस्ट्री और मीडिया, क्या इनमें सचमुच प्रतिनिधित्व मिला है? अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो फिर ये बंटवारा कैसा? जब तक पूरी तरह से समाज को जो संविधान के अंदर प्रदत्त मात्रा है, यानी कि 15% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब और अब तो बैकवर्ड क्लासेस और 10% EWS भी है। अगर सचमुच ये 22% मैं केवल बात कर रहा हूं, 27 की बात नहीं कर रहा हूं, 22% का रिजर्वेशन 74 वर्षों में भर गया है। अगर नहीं भरा है तो मुझे लगता है सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए और बताना चाहिए कि 74 वर्षों में उसने कितने स्थान सृजित किए जो आरक्षण से भरे जाने थे और 74 वर्षों में उसने अभी तक सृजित जो स्थान थे उसमें से कितना भरा है और कितने खाली हैं, और अगर खाली हैं तो क्यों खाली हैं। और पब्लिक सेक्टर में जिसको प्राइवेट किया गया, जो प्राइवेट में हाथों में दे दिया गया, एयर इंडिया जैसा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने हजार आरक्षित पदों की क्षति हुई है, क्या उसकी भी हम शिनाख्त कर सकते हैं? तो मुझे लगता है श्वेत पत्र अगर यहां से हम आरंभ करें इस समाज के अंदर, तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय जो कि हमारे प्रियम्बल में दिया गया था उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। वरना साथियों मुझे डर है, अभी तो लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, आने वाले समय में रेपरेशन मांगेंगे, ये रेपरेशन मुआवजा मांगेंगे। इसलिए अभी तो लोग घबरा रहे हैं केवल रिजर्वेशन देने में घबरा रहे हैं, जब वो रेपरेशन मांगेंगे तब कितनी बड़ी चीज होगी ये आप लोग समझ लीजिए। और इसलिए समाज का ताना बाना बहुत जरूरी है कि समरसता से चले, प्रतिनिधित्व से चले, सबको समान अधिकार से चले। थैंक यू। तो वैसे तो आपने उसमें एक मुद्दा विवेक जी जोड़ दिया, उस पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन 75 वर्षों में नहीं मिला। अभी राहुल गांधी अमेरिका में थे, उन्होंने कहा कि जब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो आरक्षण खत्म किया जा सकता है। कितने साल आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? कितने सालों? देखिए गांधी ने कहा, हाँ, राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि पहली बात तो आप उससे सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में एक खत लिखा था अपने चीफ मिनिस्टर को, और उसमें लिखा था, दो वी आर टाइड अप विद कंसल्ट कन्वेंशन बट आई डू नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन। मैं किसी भी तरह का रिजर्वेशन अच्छा नहीं समझता हूं। अगर हमने रिजर्वेशन किया तो हम दोयम दर्जे के लोगों को पैदा करेंगे, ऐसा मानना था। और उसके बाद साथियों क्या हुआ, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कद का अगर कोई व्यक्ति अपने चीफ मिनिस्टर को खत लिख दे तो क्या रिजर्वेशन भरा जाएगा? तो उसके बाद क्या हुआ, कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल,
कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। 70 के दशक में जब कैंडिडेट्स अवेलेबल हुए तो लोगों ने कहा कैंडिडेट्स नॉट फाउंड सूटेबल। और एनएफएस तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तो एनएफएस जानते हैं, 80 कॉलेजेस में जानते हैं क्या है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक समाज के अंदर ये कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स नॉट फाउंड सूटेबल चलता रहेगा, ये भरा नहीं जाएगा। ठीक है, एक सवाल आपका है और उस पर कई बार चर्चा होती है। हालांकि अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक वैकेंसी थी, तो उसमें मैंने देखा कि नॉट फाउंड सूटेबल में जो अनरिजर्व सीट हैं उनमें भी नॉट फाउंड सूटेबल मिला। ये कम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब जातीय बहस करते हैं तो एक पक्ष ही बताते हैं। लेकिन ठीक है, उस पर हम आगे बात करेंगे। मूल रूप से मुझे लगता है कि जब संविधान सभा की बहस चल रही थी और जब संविधान बनने की ओर गया, तो उसमें ज़्यादातर विद्वानों ने एक बड़ी बात कही थी, और मैं उस अंतर संदर्भ संबंध इसीलिए मैंने कहा कि उस तरफ थोड़ा चलें। उन्होंने कहा कि हमने जो सबसे बड़ी एक चीज़ हासिल की है वो हम संविधान के जरिए अछूत शब्द हमने बाहर किया, हमने भेदभाव की बात बाहर की, और चूंकि सिर्फ कह देने भर से नहीं होगा, इसके लिए हम शैक्षिक संस्थाओं में, सामाजिक स्थिति में रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आरक्षण लेकर आते हैं। अब कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन ये जो संविधान और आरक्षण, इसने दलितों को मजबूत किया। आज 75 वर्ष बाद कहाँ देखते हैं हम प्रोफेसर शिवराज सिंह जी? पहले तो दैनिक जागरण को धन्यवाद, आभार कि ये इतना महत्वपूर्ण आयोजन उन्होंने किया। अब जहाँ तक आपका प्रश्न है कि संविधान ने जो अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनाया, उसमें हमें कहाँ तक सफलता मिली। आप सब लोग जानते हैं कि जिस आरक्षण की बात प्रोफेसर विवेक जी कर रहे थे, उसका आधार ही अस्पृश्यता है। और जहाँ तक उसके निवारण की बात है, कानून में तो निवारण हो गया, लेकिन हम व्यवहार में हर दिन देखते हैं कि किसी न किसी प्रकार की अस्पृश्यता घटित होती दिखाई देती है। और आप देखिए कि अस्पृश्यता के भी नए नए रूप इजाद हुए हैं। जैसे अब हम साथ बैठकर खाना खा लेंगे, लेकिन जब अवसर की बात होगी, जब मौका देने की बात होगी, तो हम मानसिक अस्पृश्यता करेंगे, बौद्धिक अस्पृश्यता करेंगे। तो अस्पृश्यता की दिशा में, उसको उन्मूलन की दिशा में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई। जब संविधान निर्माण की बात थी तो बहुत बात दोहराई जाती है कि गांधी जी ने कहा था कि किसी शोषित को भारत का संविधान बनाना चाहिए, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की सिफारिश की थी। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि शोषित को संविधान लागू भी करना चाहिए, शोषित जज भी होना चाहिए, और वो नहीं है तो संविधान रखा है और लागू नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण संविधान में है वो ये है कि वो कमजोर वर्गों के प्रति कल्याण की भावना रखता है। और चूंकि मैंने कहा कि जजिज में शोषित नहीं है, जजिज में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, ओबीसी जातियों के जजेस नहीं हैं, तो उस संवेदना को वो समझ नहीं रहे, या सचेतन रूप से वो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, कल्याण की जो अवधारणा है, सकारात्मक दृष्टि अपनाने के बजाय नकारात्मक दृष्टि अपना रहे हैं। मसलन आप कह रहे हैं कि वर्गीकरण कर दिया जाए, अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण कर दिया जाए। दूसरा आप कह रहे हैं कि जो शिक्षित, जिनको एक बार अवसर मिल गया उनको दोबारा न दिया जाए, एक पीढ़ी तक सीमित कर दिया जाए।
आज जब और क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रीमी लेयर भी शामिल है, और जो जिसको 2 बार 4 बार मिल गया वो भी शामिल है। इसके बावजूद जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, शिक्षा में, मीडिया में कहीं भी तो दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जब वो शामिल हैं, जिन्हें आप कह रहे हो कि उनका सशक्तिकरण हो गया, उनको ओवर रिप्रेजेंटेशन मिल गया, उनके होते हुए जब ये पूरा नहीं है, तो जब वो बाहर होंगे, उप विभाजन जिनका हो रहा है, जिन्हें कह रहे हैं कि जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो उनमें शिक्षा का आपने व्यवसायीकरण कर दिया। तो जो पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी जाते थे, वो बच्चे अब पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो जब वो समर्थ ही नहीं बन पा रहे, तो अपना प्रतिनिधित्व लेंगे कैसे? इसका मतलब क्या होगा कि आरक्षित पदों के भरे जाने की दर और अधिक कम हो जाएगी। तो आप आरक्षण दे रहे हैं या आरक्षण खत्म कर रहे हैं? दूसरी बात यह कि अगर आप पृष्ठभूमि में जाएं, तो दलितों ने या दलितों के प्रतिनिधियों ने या बाबा साहब ने आरक्षण नहीं मांगा था। बाबा साहब ने तो प्रत्यक्ष निर्वाचन मांगा था, स्वतंत्र निर्वाचन मांगा था। लेकिन गांधी जी अड़ गए कि ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, नहीं तो मैं होने नहीं दूंगा, और पुनः पैक्ट हुआ। और अंबेडकर बाद में वो उस पर उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया कि ये मुझसे क्या हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि नियम भी बना लिए जाएं, शर्तें भी रख दी जाएं, अगर मानसिकता जातिवादी है या मानसिकता अस्पृश्यों के विरोध में तैयार की गई है, जिसे आप कहते हैं मनुस्मृति अगर दिमाग में काम कर रही है, तो भारतीय संविधान को वो उसी नज़रिए से देखेंगे, तो आने वाले समय में ये न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा उनको शंका थी, ऐसा उनको डर था। प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा मैं उस पर लाता हूँ, क्योंकि विषयांतर थोड़ा सा हो जा रहा है जी। इसमें किसी को ज़रा सा भी न तो संकोच है न संदेह है कि दलितों के साथ जो भेदभाव हुआ वो ठीक नहीं। आज के समय में उनके साथ भेदभाव न हो, इसके लिए ढेर सारे कानून संविधान की ही वजह से आए। आरक्षण उसका एक बड़ा टूल है। अभी चूंकि आपने उपवर्गीकरण की बात कर दी, मैं उस सवाल को आगे लेता, लेकिन चूंकि आपने बात कर दी, तो अभी जस्टिस जे बी पारदीवाला उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार महज 10 साल के लिए आरक्षण लागू करके सामाजिक सौहार्द लाने का था। बाद में उसके बाद ये कोई समय सीमा तय नहीं थी, और आज भी देश में इस बात पर सहमति है कि ये अभी इतना काम नहीं हो पाया कि इस आरक्षण को समाप्त किया जाए। जो पारदीवाला कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि लेकिन इसको ये तो देखना पड़ेगा ना, आप ही जैसे अभी विवेक जी ने कहा कि भाई जो ऊपर खड़ा है, अगर समानता का अधिकार लगता है ऊपर जो खड़ा है, जैसे पहले के समय में हम कहें तो जो ब्राह्मण राजपूत या जो अगड़ी जातियां थी वो ऊपर खड़ी थी, वो लपक लेती थी सारे मौके। आरक्षण इसलिए आया कि नीचे वो आए। अब जो उसमें है, अगर सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्या वहां जो सशक्त हो गए, इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ किसी जाति को एक्सक्लूड किया जाएगा, ये बहुत साफ साफ कहा गया है। तो प्रोफेसर बद्रीनारायण जी, मैं आपके पास आता हूं, क्या ये जो उपवर्गीकरण है, जिसको शिवराज जी भी कह रहे हैं, विवेक जी भी कह रहे हैं, वो एक इसको खतरे की तरह देख रहे हैं, और जबकि जब हम पूरी डिबेट को देखते हैं, तो जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा, उनका ये कहना था कि इसमें जो हिस्सा है उनके पास भी जाना चाहिए। इसका कतई मतलब नहीं हुआ कि जिनके पास वो हिस्सा था उनसे छीनना है। क्या ये कुछ ध्वनि ऐसी आ रही, उसकी वजह से भी थोड़ी मुश्किल हो रही? देखिए, होता क्या है कि आरक्षण पर कोई भी डिस्कोर्स खड़ा होता है, तो उसका बहुत सेलेक्टिव पार्ट लेकर के एक पक्ष विपक्ष खड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सवाल खड़ा हुआ है, ये एक मौजूद सवाल है कि एक वो मैं शब्द लेता हूँ विवेक जी के बातों से ही, समाजों, पिछड़े समाजों, यानी समाज एक नहीं है, मल्टीपल समाज है, और उसमें भी बहुत सारे श्रेणियां हैं, बहुत सारे जातियां हैं, समूह हैं, और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं। अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी 4-5 को ही मिली है, बहुतों को नहीं मिली है, उसके बारे में कहीं कोई विजिबिलिटी नहीं है। बहुत सारी जातियां
कॉन्टेस्ट कहती हैं भाई हम एससी में नहीं रहना चाहते, हमको एसटी में भेज दो क्योंकि हम वहाँ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। मुसहर कहते हैं, मुझे अब तक उन्होंने इसके लिए मूवमेंट चला रखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल जस्टिस रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें ये जो समूह हैं जो पीछे छूट गए हैं या जिनको, यानी जो आर्गूमेंट एक आरक्षण पैदा करता है वही आर्गूमेंट दूसरे आरक्षणों को भी कोई के लिए भी एक इथिकल आर्गूमेंट खड़ा करने का प्रश्न का मौका देता है। तो उन समूहों का क्या होगा जिनमें अभी एजुकेटेड क्लास नहीं पैदा हुआ है, जिनका अपना ओपिनियन मेकर क्लास नहीं है। अभी टेलीविज़न डिबेट चल रहा था, आपने देखा होगा, सब क्लासिफिकेशन पर कोई उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं था क्योंकि उनके अभी इंटेलेक्चुअल नहीं है, उनके अभी लोग नहीं है बोलने वाले। मैंने कहा भाई माडिगा को बुलाओ वहाँ से, आंध्र प्रदेश से, मातंग को बुलाओ वहाँ से, नहीं, क्योंकि वो रिच नहीं है वहाँ तक पहुँचने का मीडिया का। तो मुझे लगता है कि ये सारे वॉइसेस जो दबी हुई हैं, उनको जब तक एक कैपेसिटी टू एस्पायर नहीं मिलेगा तब तक वो एस्पायर कर नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो वो एक्वायर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये सोचना होगा, मुझे लगता है। और ये अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा है, उन्होंने इसके लिए एक आर्गूमेंट दिया हुआ है कि पेइंग बैक टू द आवर ओन ब्रदर, हम अपने भाइयों को ही कैसे जो मजबूत हो जा रहे हैं वो कैसे उनके जो पीछे छूटे हुए हैं उनका हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके उनको लाने के लिए भूमिका बनाएं। तो ये जो अभी एक कंडीशन खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक मौजूद कंडीशन है। इसमें ये ठीक है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण की जो सीट है वो दूसरों से भर देंगे आप, वो आरक्षण समूहों को ही मिलेगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है आप तीनों लोगों से, क्या कोई ऐसा एक भी उदाहरण है कि आरक्षण को दूसरे को दिया जा सके? नहीं, ये संभव है? नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ ये कि वो उसी को मिलेगा, लेकिन उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वन साइडेड नहीं होगा, वहाँ कैपेसिटी भी विकसित होना चाहिए। कैपेसिटी टू एस्पायर जब तक उन समूहों में नहीं आएगा, वो कैसे होगा? सोशल सपोर्ट प्लान्स जो सरकार की चल रही हैं उनकी भूमिका समझना होगा, क्योंकि उससे वो कम से कम मजबूत होंगे। स्कूल भेजेंगे अपने बच्चों को, स्कूल भेजेंगे तो वो पढ़ के कंपटीशन करेगा, फिर वो रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत करेगा। अभी जो जितना पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो है कि न्यायपालिका में नहीं है, IAS में नहीं है, वो तो सही है, लेकिन आप देखो ना नीचे के पदों पर भी जहाँ हजारों एक साथ लाखों वैकेंसियाँ निकलती हैं, वहाँ पर भी तो इन समूहों के लोगों को होना चाहिए, वहाँ भी नहीं है। तो इनमें जो हैं उनको उनका स्वागत, उनके लिए हमें और भी करना चाहिए, लेकिन जो नहीं अभी आए हैं उनको आना, इसको हम लोग कहते हैं कि इनविजिबिलिटी जो अभी उन समूहों में है उस इनविजिबिलिटी को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके लिए कैपेसिटी टू एस्पायर, कैपेसिटी टू एक्वायर और पॉलिटिक्स, उनके भीतर उनका अपना कम्युनिटी पॉलिटिक्स विकसित करना होगा। यानी दलित समूहों में जो जातियाँ आगे आई हैं उन्होंने अपना पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ा किया, एक कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल्स खड़ा किया, पॉलिटिकल लीडर्स खड़ा किया। अभी उनकी बहुत सारी जातियाँ हैं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियों की कास्ट हिस्ट्री कलेक्ट किए हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 4 जातियों की कास्ट हिस्ट्री अभी लिखी गई है। मोस्ट ऑफ देम हैव नो कास्ट हिस्ट्री, यानी जिनको अभी अब तक अपना इतिहास कहने की है शक्ति, छापने की शक्ति नहीं है, लिखने की शक्ति नहीं है। तो उनको भी हमें देखना, और क्यों नहीं है, वो पूरा कंपोजिट है। एजुकेशन के साथ एम्पावरमेंट के साथ पॉलिटिक्स, और वो एजुकेशन कैसे, उसका एक ट्रेडिशनल रूट है। यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में जो दलित समूह किसी न किसी तरह से मोबिलिटी के अवसरों के साथ जुड़ पाई वो आगे बढ़ी, जो नहीं जुड़ पाई वो पीछे रह गई। तो उनको हमें आगे। अच्छा, तो एक और आर्गूमेंट है, अभी हमारे दोस्त शिवराज जी बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, उन्होंने एक बोला कि अस्पृश्यता आरक्षण का आधार है। मुझे लगता है कि इसको देखना होगा, क्योंकि खुद दलित समूहों में एक समूह दूसरे को अस्पृश्य मानता है। एक समूह, मैं नाम नहीं लूँगा, सब कास्ट है, नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि वो जातियों का आप नाम ले रहे हैं, एक दूसरे से अछूत ट्रीट करते हैं, और सारा वही रिश्ता है जो ब्राह्मण और या ब्राह्मणिकल जातियाँ और दलित जातियों में जिस तरह का रोटी बेटी का संबंध नहीं होना, पानी छुआ हुआ नहीं पीना, वो सब कुछ है। यही नहीं, आप देखेंगे गाँवों में एक गांव दूसरे गांव के यहाँ बेटी की शादी नहीं करेगा, पानी नहीं छुए पिएगा उसके साथ, उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल कारण हो सकते हैं। तो एक जाति है उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास मुसहरों में, वो ब्राह्मणों के हाथ का पानी नहीं छूना पीती है, इसलिए नहीं कि पंडित जी ने छू दिया इसलिए नहीं पिएंगे, पंडित जी उनके लिए अछूत हैं।
तो ये जो अनटचेबिलिटी जो हमारे अंबेडकर साहब कहते थे ना कि इनग्रेडेड इनइक्वालिटी, हम खुद ही हर का एक ब्राह्मण और हर का एक सबॉल्टर्न पैदा करते रहते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें एक जो थोड़ा सा मेरे मन में आता है और विवेक जी के पास मैं जा रहा हूँ, SC ST का रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर शुरू से रहा। वो सारे लोग चुनकर जनप्रतिनिधि के तौर पर संसद में विधानसभा में आते रहे, वहाँ तो नॉट फाउंड सुटेबल नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब बड़ी मुश्किल से आता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देंगे। जब वो समाज नॉट फाउंड सुटेबल में नहीं है, इतने लोग चुनकर विधायक और सांसद चुने जा रहे हैं, फिर भी वो अपने समाज के उत्थान के लिए क्या उतना नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद थी, नंबर एक। दूसरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हुए, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर कौर हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल होंगे ही होंगे और हो ही रहे हैं, जो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, और उनका प्रतिनिधित्व तो उतना नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन जब रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति के तौर पर जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वहां पर रामनाथ कोविंद बैठते हैं, वहां KR नारायणन बैठते हैं, और अब वहां अनुसूचित जनजाति से बैठी हुई एक महिला बैठती है, तो क्या उसको भी ये समझ में नहीं आता? आप कह रहे हैं देखने का नजरिया ठीक नहीं रहता, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी संवेदनशील नहीं है? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, आपने अपने पहले उद्बोधन में कहा आरक्षण 10 वर्ष के लिए था। मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट, फिर से मैं इन मामलों में मैं थोड़ा सा, मैं जानता हूं कि मुश्किल ये है कि आप लोग इस डिबेट को उस तरफ ले जाते हैं। मैं पढ़ देता हूं, एक मिनट मैं पढ़ता हूं। अगर ये पूरा हॉल कह दे हाथ उठा करके कहा था, एक मिनट मैं पढ़ता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे मंचों पर एक बड़ा संकट है कि उसको जातीय विमर्श के तौर पर किया जाता है। और ठीक है, आपने पहले ही कहा कि कैप्टिव ऑडियंस से आपके छात्र आ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन क्या कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उन्होंने कहा मुसलमान 1892 से सुविधा भोग रहे हैं, ईसाइयों को 1920 से सुविधाएं मिल रही हैं, अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा लंबे समय तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। चूंकि एक बार में 10 साल के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पास हो चुका है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, हालांकि इसे बढ़ाने का विकल्प होना चाहिए, जो मैंने उसके साथ जोड़कर कहा जिसको आपने काट दिया। तो ये करना क्या उचित है क्या? धन्यवाद। आई थिंक यू आर स्टिल रॉन्ग, you are reading political reservation, debate on political reservation in Constituent Assembly, volume 5, page number 1390. I'm telling you, आप देख लीजिएगा, you are still wrong. इसलिए नहीं सर, थोड़ा सा पेज नंबर में गड़बड़ हो गए, बाकी ठीक नहीं, वो मैं बता सकता हूँ, देख लीजिएगा। मैं भी संविधान सभा पढ़ के आया हूँ, बस मेरे छात्र नहीं बैठे, बस इतना ही फर्क है। बाबा साहेब राइटिंग एंड स्पीच है, मैं भी संविधान सभा पढ़ के आया हूँ, छात्र नहीं बैठे, मैं पत्रकार हूँ, मैं भी पढ़ के आया। इसलिए इसमें दिक्कत यही है कि he is only talking about political reservation which was for 10 years. Political reservation was for 10 years, और संविधान, भारत के संविधान में, भारत के पार्लियामेंट में हर 10 वर्ष बाद आपको पता है एक अमेंडमेंट आता है जिसको बढ़ा दिया जाता है। मैं यही कह रहा हूं सर, अंडर एक बार सवाल फिर से मैं कर, आप सुन लीजिए, एक लाइन तो यू बी एंकर नाउ प्लीज, यू हैव गिवन मी टाइम, लेट मी स्पीक ना। आप तो जवाब की जगह कहीं और जा रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए। मैंने ये कहा, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। रायसीना पहाड़ी पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आप कह रहे हैं कि संवेदना उनमें नहीं। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बात को नहीं समझ पा रही हैं? क्या रामनाथ कोविंद जी वहां संविधान के संरक्षक के तौर पर बैठे हैं, वो नहीं समझ पा रहे? और 75 वर्षों में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे इस समाज के, क्या उन्होंने वो काम नहीं किया? इसका जवाब मैं पूछ रहा था। सबसे पहले तो मैं वो 10 वर्ष को छोड़ने वाला नहीं हूं, हाँ इतना आसान नहीं है। 10 वर्ष पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जिसके लिए आज भी दलित समाज कोई आंदोलन नहीं करता है, और सवर्ण समाज बाहुल्य वाले जितने दल हैं वो अपने आप 10 वर्ष उसको बढ़ा देते हैं। ये मुझे लगता है जवाब आज भी पूरी संसद एक साथ, सिर्फ सवर्ण नहीं, पूरी संसद, सवर्ण समाज के बाहुल्य वाले नहीं, मुझे लगता है जब आप ये कहते हैं, अरे आप संसद को अंडरमाइन कर रहे हैं। 15% रिजर्वेशन है मान, आप संसद को 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, विवेक जी 7.5% फॉर दलित, दे आर माइनॉरिटी, दे आर माइनॉरिटी। अरे कैसे दे आर माइनॉरिटी 27। आप बताइए मुझे, 22.5% रिजर्वेशन है
शेड्यूल कास्ट का 22.5% क्या 78% वालों को डिफीट कर सकता है? 78% सबल समाज का आदमी पार्लियामेंट में बैठा है, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन इसलिए इसके बावजूद वो सवर्ण समाज उस आरक्षण को बढ़ाता है। आर्टिकल 335 देखिए, नौकरियों वाला आरक्षण, साथियों, नौकरियों वाला आरक्षण संविधान की धारा 335 से आता है। कृपया करके नोट कर लें आप, नौकरियों वाला आरक्षण संविधान की धारा 335 के अंदर आता है, जिसके अंदर कोई भी मियाद मुकर्रर नहीं है। टाइम इज नॉट स्टिपुलेटेड। आप पढ़ लीजिए, आर्टिकल 335 सेज दैट ठीक है सर, इसके claims आगे of scheduled अगले caste सवाल and पे आ जाएं। scheduled tribes will be taken into consideration। देखिए, अब आज डिक्टेट मत करिए, ये आपने संवाद बनाया है सुन तो लीजिए। दलितों के लिए, मुझे आज भी 45 बोलने नहीं देंगे इस संभान सभागार में। बताइए, आज भी नहीं बोलने देंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? आज भी नहीं बोलने। आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ के चुप हूं। नहीं, लेकिन मुझे आयोजकों ने एक समय दिया है, मैं मॉडरेटर हूं, मैं समय का ध्यान रखूंगा। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप उसके अलावा सब बात कर रहे हैं। आई विल नॉट डांस ऑन योर ट्यून। अरे तो आप आई विल जवाब नॉट दे- डांस ऑन योर ट्यून। दिस इज टाइम मत फॉर बोलिए। आई विल स्पीक। आप मेरी कही बात को बिल्कुल मत सुनिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये आपके छात्र आए हुए हैं, ये भी तो सुने कि आप उस पर क्या कहते हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। मेरा पूरा आंसर नहीं होने दिया। आपने 4 बार टोका सर माइक। आपने 4 बार टोका, जस्ट लाइक टेलीविजन डिबेट, जिसमें 4 बार टोका आपने। 335 की धारा के तहत कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है, ये बात लिखी हुई है। आप ठीक मानिए? है, ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक है। इसी पर प्रोफेसर बद्री नारायण, इसी पर इस ये जो विवेक जी कह रहे हैं इस पर अभी जो बात चल रही है उसमें एक बात छूटती जा रही है, वो है संविधान का जो कंट्रीब्यूशन दलित एम्पावरमेंट में। हम बस आपको एक बात बताना चाह रहे थे। हम लोग जब गांव में फील्ड वर्क करने गए थे, जाते हैं लगातार, तो दलित समूह के लोगों से बातचीत होती है। तो एक उसमें बात बताई किसी ने कि ये जो आपको पता होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में नारा मवेशी मूवमेंट हुआ था, नारा मवेशी का आंदोलन, जिसमें दलित जातियों ने नारा काटना और मुर्दा मवेशी फेंकने से मना किया था। तो उस समय दमन बहुत होते थे। तो उस समय एंटी एट्रोसिटीज एक्ट आ चुके थे, डीएम्स, तो संविधान उस समय उनके लिए एक प्रोटेक्टर बन के खड़ी थी। और उस संविधान के प्रोविजंस के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद 56-50 के बाद से लेकर के 80 तक, वो कांशीराम जी के आने के पहले तक वो चलते रहे हैं आंदोलन। वो सारे दमन को रोकने में वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोविजंस, एक्ट्स लगातार मजबूती के साथ खड़ा रहे। और उसमें एक जो हुआ कि संविधान में लगभग समझिए 151-52 बार संशोधन हो चुके हैं, छोटे बड़े इस तरह के संशोधन हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही कुछ संशोधन की बात आती है, वो एक बड़ा पॉलिटिकल वो खड़ा हो जाता है। वो संशोधन जो हुए हैं सब पॉजिटिव रास्ते पे ही हुए हैं, तो प्रोग्रेशन के लिए होते हैं। कई बार आपको प्रोग्रेशन के लिए भी संशोधन करना पड़ता है, लेकिन अभी स्थिति है कि संशोधन की आप बात ही नहीं कर सकते। कोई नेता कह दिया तो उसको इलेक्शन में जाएगा ही जाएगा। तो मुझे लगता है ये सोचना होगा कि संविधान यानी को चलाने वाला मानुष, यानी जो शासन संविधान को चलाता है, वो संविधान को लेके आगे बढ़ता है, वो कैसा रहे, वो कैसे उसको लागू करे, और लागू करने में कितने बेहतरी से कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करे। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है अभी एम्पावरमेंट की। और वो अभी जो आप चूँकि जितना आप महसूस कर रहे हैं या हम महसूस कर रहे हैं एम्पावरमेंट को, वो जैसे लोटे का पानी होता है, जितना आपने उठा लिया उतना मिल गया। लेकिन अभी बहुत सारी दुनिया में बहुत सारा अभी डिस्प्रिवेशन है जहाँ पर अभी एम्पावरमेंट होना है। और मुझे लगता है कि संविधान, उसमें आरक्षण, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी कदम हैं, यानी संविधान से आरक्षण। बट तीसरी चीज़ ये है कि जो इसके अराउंड पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स कभी भी वो उसको बेहतरी से पूर्णतः लागू नहीं होने देना चाहती है, वो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स हो, क्योंकि उसका कंसर्न सिर्फ उसके सेलेक्टिव पार्ट से होता है, जो उसके अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मदद करती है। तो सभी को एक इथिकली, एक कमिटमेंट के साथ संविधान और संविधान से जुड़े हुए जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के प्रोविजंस हैं, उनको लागू करने में लागू करने के लिए तत्पर रहने की ज़रूरत है और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
रास्ते में बाधाएं आएंगी, रास्ते में आपको नहीं, कई बार उपवर्गीकरण जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आपको उस पर कुछ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं? कोई संभावना बनती? उपवर्गीकरण जो कहा, देखिए, SC/ST में। उपवर्गीकरण तो होगा ही होगा, आप रोक नहीं सकते। ये जैसे शुरू हुआ, आरक्षण आया, कोई रोक नहीं सकता है। आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है, और चाहे जो जिसका भी जो कह ले, आरक्षण है तो रहेगा जब तक इनइक्वालिटी है। जब इनइक्वालिटी खत्म होगी तभी जाकर के आरक्षण खत्म होगा। लेकिन उसी तरह से उपवर्गीकरण भी होगा, वो उसका अगला कदम है। जैसे लहर जब चलती है तो एक जगह जाती है तो आगे भी बढ़ना ही होता है उसको। आप उसको अभी थोड़े दिन रोक लें, लेकिन आगे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज में जो वॉइसलेस, जो अभी ऑप्रेस्ड वॉइसेस हैं या छुपी हुई आवाज़ें हैं, वो अब उठने लगी हैं, तो वो आएंगी ही आएंगी। नहीं, ठीक है। एक सवाल मैं फिर से दोहराता हूं, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया, आप टाल गए, तो मैं शिवराज जी के पास वो सवाल ले मैं जाता बस हूं। एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। एक मिनट सर, एक मिनट विवेक जी, एक मिनट। अब मुझे भी तो थोड़ा कुछ बोलने दीजिए। एक लाइन। एक मिनट। मैं शिवराज जी से वही सवाल पूछ रहा हूं। देश में आरक्षण, पॉलिटिकल क्लास जो था, क्या उसने बेईमानी की जो लगातार आरक्षण चलता रहा? और क्या आपको लगता है, आप लोग कहते हैं कि लागू करने वाले लोग चूंकि वो नहीं तो संवेदनशील नहीं है, तो क्या रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज उठाने लायक नहीं दिखते आपको, या आपको लगता है वो संवेदना नहीं जो प्रश्न था? पहली बात तो यह है, ओहो, सुन तो लीजिए आप कह रहे हैं शिवराज जी कि को। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरा होता है और बिना मांगे पूरा होता है। पूना पैक्ट का यही दलितों के लिए अभिशाप मिला। क्यों मिला? क्यों पूरा होता है? बाबा साहब चाह रहे थे कि हमारा प्रतिनिधि हमारे हितों के, हमारी इच्छा के अनुकूल बने, हम चुनकर भेजें। लेकिन पूना पैक्ट ने स्थिति ये पैदा कर दी कि जो दलितों में सबसे नाकारा, सबसे, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, नहीं, जो पूरी बात सुन लीजिए, एक मिनट एक बात सुन सर, ये आप जितने लोग जनप्रतिनिधि आप हैं, बैठ जाइए, पूरी बात सुन जो लीजिए। आप बैठ जाइए, आप हैं, बैठ जाइए। अरे आप बैठ जाइए, आप बैठिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं सर, आप बैठिए। मेरी बात पूरी सुन, देखिए, एक मिनट, आप बैठो। नकारा है, वो नकारा है। सुनिए, आप पहली बात सुनिए। अरे भाई आप बैठिए। जो देखिए, जो एक मिनट, आप लोगों को शिवराज सिंह बेचैन जी की क्षमता पर शक है? तो शिवराज जी अपने उत्तर देने में स्वयं सक्षम है। कृपया शिवराज जी पर भरोसा रखिए, और वही देंगे। मौका मिलेगा। आपके कहने से मौका नहीं मिलेगा, आपके कहने से मौका नहीं मिलेगा। शिवराज जी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, उनको ऐसे ही मौका मिलेगा। आप चुप रहिए। सर आप इस पे बोलिए सर। शांत हो जाइए। आप अपने शिक्षकों का सम्मान करना सीखिए। मेरे कहने, मेरी बात नहीं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। शिवराज जी अपनी बात कहने में सक्षम है। देखिए, बाबा साहब क्यों बैठ जाइए सर। पृथक निर्वाचन चाह रहे थे? वो ये जानते थे कि विभिन्न दलों से जो चुनकर जाएंगे प्रतिनिधि, वो अपने दलों की बात करेंगे। वो दलित हितों की बात चाहे करें न करें, लेकिन वो अपने दलों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। तो चूंकि वो पूना पैक्ट में ये तय हो गया और पृथक निर्वाचन खत्म हो गया, तो दलितों को अपने प्रतिनिधि नहीं मिले, ये मेरा कहना है, चाहे आप इससे सहमत हो असहमत हो। दूसरी बात, जो बात ये कही जा रही थी कि प्रोफेसर बद्रीनारायण जी ने कहा था उपवर्गीकरण में कि जो पद हैं वो उन्हीं को मिलेंगे, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। क्या आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि 2 बार 3 बार एडवर्टाइज करने के बाद पदों को अनारक्षित किया गया है? हर बार किया गया है, और क्यों नहीं किया जाएगा? तो ये जब ये कहा जाएगा कि उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो अनारक्षित होंगे और रिजर्वेशन पूरा नहीं होगा। ये चाहे आप सहमत हो असहमत हो, ये मेरा पक्ष है।
और तीसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि अस्पृश्यों में भी अस्पृश्य हैं। बाबा साहब ने भी यह बात कबूल की थी कि अनटचेबिलिटी विद अनटचेबल है, लेकिन क्या कोई दलित इस स्थिति में है कि वो उसको रोजगार देता हो जो उसे रोजगार नहीं देगा? क्या उसके पास कोई मिल है, कोई फैक्ट्री है, क्या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके पास है जहां वो नौकरी नहीं देगा जो उसे अनटचेबिलिटी करेगा? क्या वो सिलेक्शन कमेटी में बैठता है? कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी स्तर की नियुक्ति हो, उसमें बहुमत तो गैर दलितों का ही होता है। नाम के लिए हमारे यहाँ भी विश्वविद्यालय में देख लो, ये SC/ST रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए अगर ईमानदार मैं आपसे इजाजत लेके, चूंकि समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मेरे ऊपर वो भी दबाव है। अब एक सवाल जो जरूरी सवाल है, क्योंकि ये जो जितने छात्र हैं जो चीख चिल्ला रहे हैं, आप लोगों के शिष्य भी हैं कई, क्योंकि आपने आते ही कहा जो पहले लोग थे वो कैप्टिव ऑडियंस थे। कैप्टिव शब्द क्या इस देश में संविधान और आरक्षण को कुछ लोगों ने कैप्टिव बना लिया है? क्या किसी की हिम्मत नहीं होती? कुछ लोगों की दादागिरी, ठेकेदारी हो गई है कि उसकी समीक्षा तक की बात नहीं कर सकते, किसको मिल रहा है, ठीक को मिला कि नहीं, बेहतर लोगों को ऊपर ला सकते नहीं? क्या ये वही अहंकार नहीं जो एक समय में ब्राह्मणों, राजपूतों को, अगड़ी जातियों को होता था? आज ऐसे लोग पैदा हो गए। आप दोनों लोगों से सवाल है। देखिए, मेरा जो सबसे बड़ी बात थी कि जैसा कि कहा गया कि सब कैटेगराइजेशन इज पॉसिबल, वो होकर रहेगा। मेरा मानना यह है, मैं दो चीजें बस केवल इस पे कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। एक, जब सवर्ण समाज के अंदर कुछ लोग पीछे रह गए तो इसी संसद ने 10% आरक्षण अलग से दे दिया। मैं भी चाहूंगा जो मेरे भाई पीछे रह गए हैं 5% अलग से आरक्षण दे दीजिए, आई एम रेडी। एक, दूसरी, वो नहीं होगा, हमारे अंदर से दिया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग सिलेक्शन से नहीं आ रहे हैं, क्या उनको हम नॉमिनेशन से भेज सकते हैं? इसी एरिया में, दिल्ली में, वाल्मीकि समाज ने सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो किसको भेज दिया? ठीक बात। यही बात पंजाब में भी लागू होती है। पंजाब में भी वाल्मीकि समाज ने सबसे ज्यादा उनको वोट दिया, और जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो चड्ढा जी आ गए, हरभजन सिंह आ गए। अब मैं यही तजवीज करना चाहता हूं, 25 कॉलेज हैं दिल्ली सरकार के अंडर, 25 में से 10 का प्रिंसिपल वाल्मीकि समाज को बना देना चाहिए नॉमिनेशन से। तीसरी बात, ठीक है, आप पूरा कर जितनी भी उसकी गवर्निंग बॉडी है, उसमें नॉमिनेशन से जिन समाजों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, दलित समाज में जितनी भी गवर्निंग बॉडी हैं, इस 80 कॉलेज, यहां दिल्ली में 80 कॉलेज हैं, 80 कॉलेज के अंदर जिन समाजों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनके लोगों को गवर्निंग बॉडी में नामित कर दिया जाए। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, जो भी अगर सचमुच यह समाज, यह संसद, यहां के प्रतिनिधि अगर सचमुच उन समाजों का उत्थान चाहते हैं, तो जितनी भी जगह खाली हैं सबसे पहले वो भर दी जाएं, और उसके बाद अगर सचमुच जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर प्रतिकार करें, तब आप कहिए कि हां उनको जगह नहीं मिल रही है। लेकिन अभी आरक्षण कितना भरा गया? 7%, 8%, 11%, 14%, और उसमें वाल्मीकि समाज जहां पर लगाता है सबसे ज्यादा, वहां पर बढ़ा गया। जब तक विवेक जी, अभी अब उनका नाम तो शायद आप लोग भी जानते हो, क्योंकि अब यहाँ तक बहस आ गई तो मैं नाम लेके बात करता हूँ। अशोक अज्ञानी जी वाल्मीकि समाज के बड़े नेता हैं, और मैं नाम लेके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा ज़रूरी, जहाँ आप पहुँच गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर से ज़्यादा हमारे ही जो जाटव समाज के लोग हैं वो हमको न रोटी बेटी देते हैं, न छूने देते हैं, हमारा हक मार लेते हैं। एक मिनट पूरा कर दीजिए, 1 मिनट रुक तो जाइए।
आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जिसको भी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस देश में जितने दलित बहुजन आंदोलन चले सब बेकार हो गए, आप ही लोग जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं बस वही सारा ठेका लिए हैं। ये कैसे हो गया? मायावती आपको नहीं दिखती है? पावर्टी एलिवेशन, एक मिनट, अनटचेबिलिटी, सर, रिजर्वेशन इज नॉट अनटचेबिलिटी एलिवेशन प्रोग्राम। ये कौन अस्पृश्यता कह रहा का है? हटाने वाला किसने? प्रोग्राम नहीं है। आप समाज के विवेक जी, अंदर मैंने तो पॉवर्टी एलिवेशन शब्द का इस्तेमाल आप- नहीं किया। ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, untouchability, राजनीति में बार-बार untouchability कह रहे हैं आप। ना ना ना, आप Untouchability कह रहे हैं आप मेरे बोले बिना बोले जिन शब्दों को बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल शब्द हैं, आप हमेशा ये पॉलिटिकल शब्द हैं। दलितों को ही जिस समाज, मैं क्या कह रहा हूं, जिस समाज के अंदर अभी गुरबत्ता है, अत्याचार है, अन्याय है, बहुत उसी बढ़िया। समाज को रिस्पॉन्सिबल इससे बनाया कौन जा रहा इनकार है कर रहा है? कि अब- वही अब- उसका उत्थान करेगा, विवेक जी, वही उसका उत्थान करेगा। वाह भाई वाह। बहुत 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 धन्यवाद। हर्षवर्धन जी आपका भी धन्यवाद, शिवराज सिंह बेचैन जी आपका भी धन्यवाद, और बद्री नारायण जी आपका भी धन्यवाद। अगर आप लोग अपनी बात पूरी न कर पाए हों तो मैं बहुत करबद्ध आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर मेरे विषय से सवालों से कुछ रह गया हो तो मैं भी क्षमा चाहता हूं। मैं बस, मुझे अफसोस इस बात का है कि विषय पर अच्छी चर्चा हुई, और विवेक जी जिस जोशो खरोश के लिए इनको मैंने आमंत्रित किया था उसका इन्होंने बिल्कुल अपने को, मतलब 110 नंबर विवेक जी को मिला। मतलब हालांकि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं विवेक जी को नंबर दे सकूं, लेकिन विवेक जी 100 में 110। बहुत बहुत धन्यवाद।